नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12 इतिहास का जो पार्ट 3 है, उसको आज हम समझेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितना समय लगा, तो इसका आंसर क्या है, 47 वर्ष का समय लगा। यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है इस पार्ट का। महाभारत की मूल भाषा कौन सी है, तो यह है संस्कृत। और किस वंश के राजाओं ने अपने पूर्व में अपनी मातृ नाम से लिखा जाता था, तो सातवाहन वंश, जैसे गौतमीपुत्र, शीर्षी, सातकर्णी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति का संकलन किस भाषा में हुआ है, तो ये हुआ है आपकी संस्कृत भाषा में। धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकार है, तो इसमें है 8 प्रकार। जैसे सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो गौतमीपुत्र, शीर्षी, सातकर्णी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। विशाल महाकाव्य महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक है, तो ये श्लोक है आपके 1,00,000 श्लोक से अधिक। तो इतने श्लोक है आपके महाभारत काव्य में। अब बात करते हैं पिता पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र, इस प्रथा को क्या कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, सरी पितृवंशिकता कहते हैं। यह भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विवाह के किस प्रकार के वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं, तो अंतर विवाह संबंध। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन व्यवस्था देवी व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है, तो ऋग्वेद का। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने विवाह के जो तरीके उनको उत्तम माना गया है, तो 4। साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेद सुधांकर कौन थे, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये है संस्कृत के विद्वान, और इन्होंने ही महाभारत का जो समलोचनात्मक संस्करण है उनके तैयार करने की बात कही थी। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चांडालों के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है। चांडालों को लोहे के आभूषण पहनना पड़ता था, ये बात सही है। गाँव से बाहर रहना पड़ता था, ये भी बात सही है। फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, ये भी बात सही है। क्या बात गलत है, तो ये है गलत यज्ञ में भाग लेना, तो ये है इसका उत्तर गलत। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यज्ञ में भाग लेना ये कथन सत्य नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ने प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान के नेतृत्व में महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1919 ईस्वी में वी.एस. सुधांकर ने महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की बात कही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिकता का अनुसरण करते थे। शौर्य, युद्ध व वर्षा के देवता कौन है, तो यह है इंद्र देवता। धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों के अनुसार आदर्श आजीविका के जुड़े कई नियम मिलते हैं 4 वर्णों में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शास्त्रों के अनुसार केवल राजा हो सकते हैं क्षत्रिय। आरंभिक अभिलेख में एक प्रसिद्ध शक राजा जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, रुद्रदामन। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचाल नरेश ने एक स्वयंवर का आयोजन कराया था, तो द्रुपद। महाश्वेता देवी की लघुकथा की शीर्षक क्या है, कुंती और निषादी। शवों को अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाला कौन था, तो ये चांडाल था। में चांडाल के कर्तव्यों की सूची मिलती है, तो मनु स्मृति में मिलती है चांडाल के कर्तव्यों की सूची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत की मुख्य कथा के बीच युद्ध का चित्रण तो 2 परिवार के बीच में हुआ था। आपको जैसा पता ही सही, जैसे कि पता ही सही, कौरव व पांडव के बीच में ये युद्ध हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। बांधव और 2 दल कौरव व पांडव के बीच की भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण क्या कहलाती है, तो महाभारत कहलाती है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। सातवाहन शासक भारत पर शासन करते थे। दक्षिण पश्चिमी भारत पर जो सातवाहन शासक थे वह शासन करते थे। आप जाति संबंधित किसी जाति से परिचित होंगे। वर्गीकरण दर्शाता है, तो सोपानात्मक सामाजिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के आदर्श जीविका के कई नियम मिलते हैं। आख्यान में कहानी का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है, तो भाटसारथी। भाटसारथी महाभारत के मूल रचयिता है जिन्हें सूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ने पुरातत्वविद 1951-52 में पुरातत्वविद बीबी लाल मेरठ जिले के हस्तिनापुर नाम का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने उल्लेख किया था, तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीबी लाल को हस्तिनापुर आबादी में 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे। जाति,
आधारित थी तो जाति जन्म पर आधारित होती थी। को शंका की दृष्टि से देखा जाता था तो यायावर पशुपालकों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आते हैं आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है सर, आप इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लें, साथ ही आप कॉपी में भी लिख लें कि महाभारत का संस्करण तैयार करने वाला कब किया और किसके नेतृत्व में हुआ। तो 1919 में हुआ था ये, और संस्कृत विद्वान वी.एस. सुतांकर के नेतृत्व में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य हुआ। तो कुरु जनपद व कुरु वंश से संबंधित दो दल कौरव व पांडव के बीच भूमि व सत्ता को लेकर यह युद्ध हुआ था। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ के विषय वस्तु को किन दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। तो आख्यान और उपदेशात्मक। इसमें कहानियों का संग्रह है, इसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का चित्रण है। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंग कौन सा है। तो श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जैसे कि आपने टीवी में भी देखा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है। सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा ये है द्रौपदी से पांडव के विवाह की। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चांडाल किसे कहते हैं। तो चांडाल जैसे कि आपको पता है सरी कि इन्हें जब भी बाहर जाते थे तो इन्हें करताल बजाना पड़ता था। साथ ही जो चांडाल है इन्हें लोहे के बर्तन का प्रयोग करना पड़ता था और इन्हें लोहे की माला पहननी पड़ती थी। ये शवों का अंत्येष्टि करते थे, मृत पशुओं की अंत्येष्टि करते थे। तो इस प्रकार से आप चांडाल के बारे में लिख सकते हैं। ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीन व भारत से आए किस बौद्ध भिक्षुक का कहना था कि अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर सूचनाएं देनी पड़ती थी। तो ये पाशियन, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ, किस भाषा में हुआ। तो ये हुआ आपके 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच संस्कृत भाषा में हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1951-52 में किस पुरातत्व वेदा ने हस्तिनापुर जो है उसका उत्खनन कराया था। तो बीबी लाल के द्वारा ही आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उसका भी उत्खनन कार्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्प कहने वाला किस शासक को बताया गया है और वह किस राजवंश से संबंधित है। तो सातवाहन वंश, ये प्रसिद्ध शासक माना जाता है। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी इसे कहा गया है। और ये वंश है, ये इसमें मातृवंशिकता की भावना झलकती है, क्योंकि जो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी है उसमें जो ये गौतमी है ये इनके माँ का नाम है, यानी कि ये अपने मूल नाम से पहले अपनी माँ का जो नाम है वो लगाते हैं, इसलिए ये मातृवंशिकता से भी संबंधित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसी से संबंधित। सातवाहन राजाओं ने उनके माता का नाम से चिन्हित किया गया है। तो क्या सातवाहन राजवंश राज सिंहासन पर उत्तराधिकार मातृवंशिक होता था। ऐसा नहीं है। सातवाहन वंशों ने राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक ही होता था। बस ये क्या करते थे, ये अपने जो नाम है उसके आगे क्या लगा देते थे, माता का नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। विवाह के समय मिले जाने वाले उपहार भी देख लेते हैं। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है, इसे ही स्त्री धन की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने कराया। तो रुद्रदामन ने। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो मंदसौर अभिलेख से। महाभारत का प्रथम अध्याय कौन सा है। तो प्रथम अध्याय है आदि पर्वन। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है। तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। दसपुर नाम से किसे जाना जाता है। तो मंदसौर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदसौर अभिलेख के अनुसार मंदसौर में आई रेशम बुनकर की एक श्रेणी मूलतः कहाँ की निवासी थी। तो ये थी आपके लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और ये मंदसौर चले गए। और मंदसौर में उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। मंदसौर जो है उसको उस समय किस नाम से जाना जाता था। तो दशपुर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो रेशम बुनकर थे वो कौन सी कहाँ से आए थे। तो वो जो रेशम बुनकर है वो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश से आए थे। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मण ऋग्वेद के पूर्व सूक्त को वर्ण व्यवस्था को देवी बताने के लिए बहुआ पर्याय क्यों करते थे। तो अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण पूर्व सूक्त को इसलिए उद्धृत करते थे क्योंकि यह सूक्त उनकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता था। सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए वह तीनों वर्गों में श्रेष्ठ है। तो ऐसा ब्राह्मण मानते हैं, पहले माना जाता था ऐसा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवीय व्यवस्था में वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपको जैसा पता है सही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कुरुओं की राजधानी का नाम बताइए। तो हस्तिनापुर। पांडवों की
पत्नी द्रौपदी किस की पुत्र थी? तो वो पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी। कुंती ओ निषादी लघुकथा के लेखक कौन है? तो बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौरव किसके पुत्र थे? तो कौरव धृतराष्ट्र व गांधारी के पुत्र थे। चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ से मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौरवों में ज्येष्ठ गांधारी का पुत्र कौन था? तो ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस सातवाहन वंश ने शक शासक रुद्रदामन के परिवार के विवाह संबंध स्थापित किए थे? तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। मध्यम निकाय किस भाषा में रचित है? किस धर्म से संबंधित है? तो यह पाली में रचित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस बौद्ध ग्रंथ से राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी के कंचन के बीच हुए संवाद का वर्णन मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से इसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुरु वंश के राजकुमार को धनुर् विद्या की शिक्षा कौन देते थे? तो इसकी शिक्षा देते थे आपके द्रोणाचार्य, और ये द्रोणाचार्य अर्जुन को प्रिय मानते थे। द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन थे। अब देखते हैं बहिर्विवाह पद्धति अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार से भिन्न थी। बहिर्विवाह और अंतर्विवाह पद्धति के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बहिर्विवाह पद्धति, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है? बहिर्विवाह पद्धति। और अंतर्विवाह पद्धति में वैवाहिक संबंध अपने ही कुल व गोत्र में स्थापित होते हैं। उसके बाद में बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषता बताइए। तो इस विधि में जो वैवाहिक संबंध अपने गोत्र के बाहर स्थापित किए जाते हैं, इस विवाह पद्धति के अनुसार कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट पिता को महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। यानी कि जो ये है क्या है, इस विवाह पद्धति के अनुसार कन्यादान जो है वो पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति में उल्लेखित पहली और चौथी विवाह पद्धति को समझाइए। तो पहली विवाह पद्धति ये है ब्रह्म विवाह। इसमें पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या सौंप देता है। चौथी जो विवाह है, चौथी पद्धति है, ये है विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता है कि दोनों साथ साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वीं व 6ठी विवाह पद्धति को समझाइए। 5वीं जो विवाह पद्धति है वो असुर विवाह। यह विक्रिय विवाह है। इसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर बेचता है। यानी कि जो कन्या का पिता होता है वो वर से कन्या का मूल्य लेता है और वो बेचता है। अब नेक्स्ट है 6ठी विवाह पद्धति। इसमें गंधर्व विवाह कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में इच्छा संयोग से होता है गंधर्व विवाह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे? इसके बारे में क्या भिन्नताएं हैं? तो हाँ, ये बात सही है। अधिकतर राजवंश में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। पितृवंशिकता प्रणाली की विभिन्नता यह है कि इस प्रथा में विभिन्नता कभी पुत्र के न होने पर भाई के दूसरा जो भाई है वो उत्तराधिकारी के रूप में बन जाता था। कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री जैसे प्रभावती गुप्त की भी सत्ता होती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पितृवंशिकता ही थी, साथ ही में मातृवंशिकता को भी देखा जा सकता है। कभी पुत्र नहीं है तो इसी दौरान जो महिलाएं हैं वो भी वंश जो है वो चला सकती है, जैसे प्रभावती गुप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोत्र प्रणाली क्या थी? देखते हैं अब इसको। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र लगाया जाता है। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि बहिर्विवाह पद्धति। वर्ण और जाति में कोई अंतर बताइए। तो वर्णों की संख्या है 4 और जो जाति व्यवस्था है वर्ण मात्र 4 थे, परंतु जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। यानी कि जैसे आप समझते हैं सारी वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये हो जाते हैं आपके वर्ण। लेकिन जाति कितनी है? जाति ब्राह्मण, सिख, ईसाई। मतलब जाति की कोई कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि जातियाँ की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था को देवीय स्थान माना गया है। जाति धर्म पर आधारित व्यवस्था थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति में उल्लेखित चंडालों के
किन्हीं दो कर्तव्यों को बताइए तो इसका क्या कार्य होता था। तो बधिक यानी कि जल्लाद के रूप में ये कार्य करते थे और जो शवों हैं शवों की अंत्येष्टि कर सकते थे। और साथ ही आप जो ये है कि ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है, आप अपने मन से जो विचार है वो भी लिख सकते हैं कि जैसे जो चांडाल है उन वो क्या कर्तव्य थे उनके, है ना। तो चांडाल जो है वो घर के मतलब जो क्षेत्र है क्षेत्र से पूरे बाहर रहते थे और उसके अलावा इन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी जो लावारिस लाशें हैं उनकी, साथ ही जो मृत पशु हैं उनकी भी अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चांडाल के बारे में कि ये लोहे के आभूषण पहनते थे, यदि ये जाते थे तो इन्हें करताल बजाना पड़ता था। तो इस प्रकार से लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांडाल को वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि की यानी कि निचली श्रेणी में क्यों रखा जाता है। चांडालों को शवों की अंत्येष्टि करने तथा मृत पशुओं को छूने के कारण इन्हें दूषित माना जाता है और उनके स्पर्श को भी अपवित्र, इस कारण उन्हें समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुस्मृति। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं, किन्हीं दो तरीकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो पुरुष है, पुरुष किस प्रकार से धन अर्जित कर सकता है, विरासत में। एक तो किसी व्यक्ति को कोई विरासत में ज़मीन मिल गई, एक वो खोज करके कर सकता है, एक दूसरा वो खुद कमा कर सकता है, एक लड़ाई करके, लड़ाई यानी कि युद्ध करके, कि यदि वो युद्ध करेगा तो युद्ध करने पे होगा क्या, यदि वो जीत जाता है तो संपत्ति दूसरे वाले राजा है जिससे वो लड़ाई कर रहा था तो उसकी संपत्ति जो रहती है वो पुरुष के पास चल जाती है। साथ ही पितृवंशिकता यानी कि पिता का धन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के तरीके बताइए कि नहीं दो। एक तो है वैवाहिक अग्नि के सामने मिलने वाली भेंट, जैसे कि आप जानते हैं जिसको हथेला कहा जाता है, और उसके बाद में वधुगमन के समय मिलने वाली भेंट। मातृवंशिकता व पितृवंशिकता में अंतर बताइए। तो आप अंतर इस प्रकार से भी बता सकते हैं या आप डायरेक्ट थ्योरी वाइज भी लिख सकते हैं। पितृवंशिकता ऐसी परंपरा है जिसमें पिता फिर पुत्र फिर पौत्र, तो इस प्रकार से जो वंश चलता है तो ये होता है पितृवंशिकता। मातृवंशिकता से सीधा तात्पर्य है वो वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक व राजनीतिक जीवन में हुए अनेक परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो इसका जो आंसर है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, लोग वहाँ रहने लगे, उनकी जीवन शैली में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट जो सामाजिक समूह का उदय हुआ, यानी कि जो शिल्पकार है वो बढ़े। साथ ही संपत्ति के असमान वितरण से सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहासकार किसी ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं का विचार करते हैं, यह आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले तो उस ग्रंथ की भाषा क्या है, फिर उस ग्रंथ की विषय वस्तु, लेखक की जानकारी और ग्रंथ का रचनाकाल कब से कब तक का माना गया है। तो इस प्रकार से करते हैं इतिहासकार पहलू। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।